हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों पिछले वीडियो में आपने पाठ 13 के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अध्याय 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। प्रश्न पहला, लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्ति विभाजन का क्या महत्व है? भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण कितने स्तरों पर किया गया है? उत्तर है, लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्ति विभाजन का महत्व। लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण का उद्देश्य होता है जनता को अधिक से अधिक सत्ता में साझेदार बनाना। सत्ता की साझेदारी एक प्रकार से लोकतंत्र की आत्मा है। यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा तो शासन आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण के स्तर भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर किया गया है, पर शक्ति विकेंद्रीकरण हुआ है। इससे प्रत्येक इकाई स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम और स्वतंत्र है। तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, किंतु निरंकुशता की संभावना नहीं है। प्रश्न दूसरा, संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर के संसद को क्यों दिया गया है? संसद का न्यायिक काम है विधि निर्माण करना। कोई भी नया कानून बनाना व पुराने कानून में संशोधन करना संसद का न्यायिक कार्य होता है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को इसलिए दिया गया है क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि नीतिगत मुद्दों तथा कानूनों से संबंधित प्रस्तावों को पारित करते हैं। लोकतंत्र में जनता को ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को न देकर संसद को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता। प्रश्न तीसरा, आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रतिनिधि और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर का कारण बताएं। उत्तर, यह आलोक का व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक सरकार में हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। केवल प्रधानमंत्री और मंत्री चुन लेने से लोकतंत्र नहीं चलता है। यह आवश्यक है कि सरकार के कार्यों में पूरे देश की जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शामिल हो। एक अच्छे लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में ही होनी चाहिए। अतः जनता को सरकार एवं प्रतिनिधि चुनने का अधिकार एक निश्चित अंतराल के बाद मिलते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा, द्विसदनीय प्रणाली के गुण दोषों के संदर्भ में इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति या असहमति के कारण बताइए। पहला है, द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं
सधता। मैं इस कथन से असहमत हूँ, क्योंकि द्विसदनीय प्रणाली से किसी भी विधेयक पर विस्तार से विचार हो सकता है। अतः एक सदन से यदि कोई गलती हो गई तो दूसरे सदन में वह गलती सुधारने की गुंजाइश रहती है। इसके अलावा दूसरे सदन में विषय विशेषज्ञों की राय भी मिल जाती है। ख राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि लोकसभा में राजनीतिक क्षेत्र के विशेषज्ञ रहते हैं। अतः राज्यसभा में शिक्षा, साहित्य, खेल व कला के क्षेत्र के विशेषज्ञों का होना आवश्यक है, ताकि संसद को उनके अनुभवों और विचारों का लाभ मिल सके तथा संसद द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय देश हित में व जनता के अनुकूल हो। यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती है। उत्तर: मैं इस कथन से असहमत हूँ। यदि किसी देश में संघीय व्यवस्था नहीं है तो वहाँ दूसरे सदन की उपयोगिता समाप्त नहीं होती, क्योंकि दूसरे सदन में विशेषज्ञ लोग होते हैं तथा पहले सदन की गलतियाँ दूसरे सदन में सुधारने की गुंजाइश रहती है। प्रश्न 5वां, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है और इसकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित कारण है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, लोकसभा में जनप्रतिनिधि जनता की ओर से संसद में सवाल रखते हैं। दूसरा, जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। तीसरा, जनता के बीच कोई आकस्मिक समस्या आ जाती है तो जनप्रतिनिधि लोकसभा में प्रश्न उठाते हैं। चौथा, विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं से लोकसभा को अवगत कराते हैं। प्रश्न 6वां, नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। पहला, संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। सहमत हैं, हम इस विचार से सहमत हैं। संसद अधिक समय तक कार्य करेगी तो कई महत्वपूर्ण विधेयक जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं पारित हो सकेंगे। संसद चूंकि पूरे देश का केंद्र बिंदु है, अतः स्वाभाविक रूप से संसद को अधिक कार्य कर देश हित में काम करना चाहिए। संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। इस कथन से हम सहमत हैं। जब सदन का अधिवेशन चल रहा हो तो अपरिहार्य कारणों को छोड़कर
संसद के सदस्यों का सदन में उपस्थित होना अनिवार्य कर देना चाहिए। यदि यह सुझाव मान लिया जाता है तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी तथा आवश्यक विधेयक समय से पारित हो सकेंगे। साथ ही जनता के करोड़ों रुपए की बचत होगी। अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने वाले सदस्यों को दंडित कर सके। इस विचार से हम सहमत हैं। अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने वाले सदस्यों को दंडित करने का अधिकार होना चाहिए। इससे यह होगा कि जिस प्रकार आजकल हम देखते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के सदस्य केवल हंगामा करते रहते हैं और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है अगर कोई काम नहीं होता है। दूसरे, इससे ये व्यवधान नहीं आएंगे और सदन अधिक काम कर सकेगा। अगला प्रश्न 7वां। अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल आमतौर पर सरकारी विधेयक को पारित कर देते हैं तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संसद में मंत्री प्रस्तुत करते हैं और बहुमत दल उसे पारित भी कर देता है। लेकिन कोई भी विधेयक प्रस्तुत होने से पारित होने तक की प्रक्रिया में बहुसंख्यक दल के अलावा अन्य संसद सदस्यों की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में जब पटल पर बिल रखा जाता है तो इस पर विस्तार से चर्चा होती है। संसद के सदस्य अपने आवश्यक सुझाव देते हैं। इन सुझावों के अनुरूप उन्हें विधेयक में शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया से गलतियों में सुधार हो जाता है और संसद के कई महत्वपूर्ण सुझाव विधेयक में शामिल होने पर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में विधेयक पारित होता है। इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। प्रश्न 8वां। भारतीय कार्यपालिका और संसद के बीच का क्या रिश्ता है? इनमें से चुनें। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका संसद द्वारा निर्वाचित है। संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। कार्यपालिका संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। उत्तर है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। प्रश्न 9वां। निम्नलिखित संवाद पढ़ें और बताएं आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों। पहला है, संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। अमित रमा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं। चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है। उत्तर, पहले वाक्य के लिए मैं
अमित के तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति की विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। दूसरे वाक्य के लिए मैं रमा के तर्क से असहमत हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है तो यह बहुमत के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहना चाहिए अथवा नहीं। तीसरे वाक्य के लिए मैं राजेश के तर्क से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कार्यपालिका के बिना विधायिका का गठन नहीं हो सकता, अतः इस कार्य के लिए राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न 10वां, दो ऐसी परिस्थितियों के बारे में पता करें जब भारत में राष्ट्रपति ने संसद के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया हो। उनके बारे में पता करें कि राष्ट्रपति ने क्यों लौटाया था और अंत में क्या हुआ। उत्तर में पहला, सन 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस प्रॉफिट बिल को लौटा दिया था, परंतु बाद में इस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। दूसरा, सन 1987 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक को राजीव गांधी सरकार के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दिया था, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट कानून बनाना चाहते थे। इस विधेयक पर आज भी विचार जारी है। प्रश्न 11वां, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है। वह मनमानी नहीं करे और तानाशाह न बने। इसको किन किन तरीकों से सुनियोजित किया जा सकता है। उत्तर, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रिमंडल के प्रमुख होता है, इस कारण वह शासन की धुरी है, लेकिन वह मनमानी न करे, इस कारण संसद को उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। संसद निम्नलिखित तरीकों से प्रधानमंत्री को नियंत्रित करती है। पहला है बिल पर बहस। किसी बिल पर जब संसद में बहस होती है तो संसद में के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, उनके जवाब प्रधानमंत्री को संसद में देना होता है। दूसरा, शून्यकाल। शून्यकाल संसद में प्रतिदिन होता है। इसके तत्कालीन समस्या पर संसद प्रश्न पूछते हैं, जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। तीसरा, काम रोको प्रस्ताव। किसी आवश्यक आकस्मिक विषय के आ जाने पर संसद में काम रोको प्रस्ताव रखा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव। संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव संसद में रखकर मतदान की मांग कर सकती है। प्रश्न 12, प्रशासनिक कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है? राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति या संसद के प्रति? प्रशासनिक कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि संसद जनप्रतिनिधियों का संगठन है। प्रश्न 13, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में जो बेमेल हो उसे छांटिए। निम्नलिखित में जो बेमेल हो उसे छांटिए। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है।
यह बेमेल नहीं है। न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता। यह बेमेल है क्योंकि अगर कोई न्यायाधीश गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो संसद में महाभियोग चलाकर उसे हटाया भी जा सकता है। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। यह भी बेमेल है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का दखल नहीं है। यह बेमेल नहीं है। प्रश्न 14, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका को अपना कार्य संवैधानिक दायरे में रहकर करना होता है। निचले न्यायालय पर उसके ऊपर का न्यायालय नियंत्रण रखता है, अर्थात जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश संविधान के विरुद्ध कार्य करता है तब ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध महाभियोग लगाकर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अतः न्यायपालिका की जवाबदेही संविधान के प्रति सुनिश्चित की गई है। प्रश्न 15, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान निम्न है। पहला, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को संविधान द्वारा स्वतंत्रता दी गई है कि वह बिना किसी दबाव के निर्णय दे सकती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय व न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यपालिका नहीं हटा सकती, उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। चौथा, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय तथा उनके आचरण पर कोई भी बातचीत विधायिका में नहीं की जा सकती है। प्रश्न 16, सामाजिक बदलाव लाने के लिए संविधान में भारतीय राज्य को बहुत सी शक्तियां दी गई हैं। क्या आपको लगता है कि इन शक्तियों को का उचित उपयोग किया गया है? क्या यह वंचित और गरीब तबकों के हित में किया गया है या प्रभावशाली तबकों के पक्ष में किया गया है? उत्तर, संविधान में दी गई शक्तियों का राज्य में उचित उपयोग
करते हुए वंचित एवं गरीब तबकों के हित में अनेक कानून बनाए हैं। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। पहला, सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरा, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर गरीबों को कृषि भूमि दी गई है। तीसरा, पिछड़ा वर्ग को शासकीय सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। चौथा, महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। पांचवा, 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। इस आगे के वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।